तारीख 8 दिसंबर 2022। गुजरात नतीजों के साथ साथ 2024 की साख और 2024 की राह भी आसान लगने लग जाएगी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके गुजरात चुनाव इनको जीतना था और एग्जिट पोल्स को अगर एग्जैक्ट पोल्स माने फिलहाल के लिए भी, तो भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर देगी गुजरात में। हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए, मोरबी ब्रिज गिर जाए, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दिन अपनी माताजी से मिलने चले जाएं और उसको मीडिया कवरेज दे, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दिन वोटिंग डाल के अपने भाई से मिलने लग जाए, उसको भी मीडिया कवरेज दे रही है। इसके साथ ही पहले चरण के मतदान के बाद सूरत के हीरा व्यापारियों के घर पे रेड मारी जाती है और उनको दंडित किया जाता है कि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों का साथ और समर्थन क्यों नहीं दिया। इस पर भी चुनाव आयोग खामोशी और चुप्पी साध लेता है। साथ ही एबीपी जैसे गोदी मीडिया चैनल आपको सर्वे दिखाते हैं चुनाव होने के पहले ही और चुनाव होने के एक हफ्ते बाद भी बीजेपी को भारी बहुमत से वो जीता हुआ दिखाते हैं। यहाँ तक भी चुनाव आयोग खामोश है। लोकतंत्र बड़ा सेफ है, लोकतंत्र बड़े सेफ हाथों में चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दफ्तर में कम और गुजरात की सड़कों पर ज्यादा नजर आ रहे थे। गुजरात की सड़कों पर वो लोगों से मिलना, 100-200 कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, गुजरात चुनाव जीतने के लिए 50 किलोमीटर के रोड शोज करना, 10-10 लाख की भीड़ उमारना। लेकिन ये 10 लाख की भीड़ वोटिंग में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? अहमदाबाद में जहां पर इन्होंने रोड शोज किए थे, वहां की जनता ने सबसे कम वोटिंग परसेंटेज क्यों दिखाया है? इसका कहीं ना कहीं आकलन करना जरूरी है। साथ ही ये बात का भी आकलन करना जरूरी है कि विपक्ष क्या गलतियां कर रहा है जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को जीत साफ साफ दिखाई देती है। देखिए, समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि बीजेपी को कोसना गलत होगा, क्योंकि बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजीज और अपने प्लान्स को फॉलो करती है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, या यूं कहें कि काम हो ना हो मगर इनको चुनाव जीतना आता है। देखिए, एक होता है मेहनती बच्चा जो रात दिन मेहनत करके एग्जाम देता है और पास होता है, और एक होता है नकल करने वाला बच्चा। पास दोनों ही होते हैं, लेकिन कभी कभी नकल करने वाला पकड़ा जाता है और उस एग्जाम में फेल हो जाता है, जैसे कि बीजेपी हो गई है हिमाचल प्रदेश में फेल। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी जब अपना चेहरा हिमाचल प्रदेश लेकर गए तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और कांग्रेस को एक मौका देने का मन बना लिया है। एग्जिट पोल्स को अगर एग्जैक्ट पोल्स माने तो हिमाचल की जनता ने इस बार कांग्रेस को चुना है और कांग्रेस सरकार बना सकती है हिमाचल प्रदेश में। इन सब के साथ ये समझना भी जरूरी है कि कैसे बीजेपी हर चुनाव दर चुनाव जीतते आ रही है, ये जीत की स्ट्रेटेजी क्या है, विपक्ष को कौन कौन सी गलतियां कर रहा है जिससे बीजेपी को आसानी से जीत हासिल हो जा रही है। आइए इन सब बिंदुओं पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष की क्या गलती है, क्या क्या गलतियों से उनको सबक लेना चाहिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव पर हुए महा एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी की बल्ले बल्ले है, जबकि कांग्रेस के हाथ एक बार फिर से मायूसी लगती हुई साफ नजर आ रही है। देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। विपक्ष के द्वारा दोहराई जा रही गलती और बीजेपी का अपर हैंड यानी कि बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी जिससे बीजेपी अपनी जीत की गाथा लिखती है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं आए हुए एग्जिट पोल्स पर, और एग्जिट पोल्स पे भी आम आदमी पार्टी के आंकड़ों पर जरा ध्यान फरमाइएगा। एग्जिट पोल्स के अनुसार गुजरात में इंडिया टुडे के सर्वे ने बीजेपी को 129 से 151 सीटें दे दी है, कांग्रेस को 16 से 30 सीटें दी है और आम आदमी पार्टी का अनुमान है कि 9 से 21 सीटें वो जीत सकती है। हमने यहाँ पर मजबूत और सबसे प्रसिद्ध चुनावी सर्वों को लिया है। रिपब्लिक टीवी के अनुसार, जो कि अर्नब गोस्वामी का है, 128 से 148 सीटें दी जा रही है बीजेपी को,
30 से 42 सीटें दी जा रही है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं 2 से 10 सीटें। साथ ही एबीपी जो कि सी वोटर करवाती है सर्वे, 128 से 140 सीट बीजेपी को, 31 से 43 सीट कांग्रेस को और 3 से 11 सीटें दी जा रही है आम आदमी पार्टी को। हालांकि ये पूर्व में देखा गया है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। अगर 2017 की बात करें तो 2017 में अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक चैनल ने 130 सीटें दी थी बीजेपी को, वहीं पे चाणक्य ने 117 सीटें दिए थे और बीजेपी के आए थे मात्र 99 सीट। साथ ही कांग्रेस को इन लोगों ने 60 से 65 सीटों में तौला था, कांग्रेस ने लाए थे 77 सीट 2017 की बात करें तो क्या इस बार भी ये दोहराया जा सकता है? खैर, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री पर। आम आदमी पार्टी की एंट्री इस बार गुजरात में कोई करिश्मा लेकर आएगी, क्योंकि कांग्रेस का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां तक एग्जिट पोल्स की बात करें, और ये चुनाव ट्रायंगुलर सा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 20% वोट्स हासिल करने में सक्षम दिखाई दे रही है इस बार गुजरात चुनाव में। तो अगर ये सच होता है तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा घंटी बजा देगी बीजेपी के लिए आगे आने वाले 2027 में, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी घंटी है, क्योंकि कांग्रेस का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस लोकतंत्र में देखा जाए तो कांग्रेस का बचा रहना बहुत जरूरी है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है बीजेपी को। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात में जैसे कि एक अमृत का प्याला दे दिया हो बीजेपी को, और वहीं विष का घड़ा दे दिया है कांग्रेस को। हालांकि अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा है कि इंडिया टुडे ने 24 से 34 सीटें दी हैं बीजेपी को, वहीं कांग्रेस को 30 से 40 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 0 सीट दिए जा रहे हैं। वहीं पे एबीपी सी वोटर की बात सुने तो उनका कहना है कि 33 से 41 सीटें दिए जा रहे हैं बीजेपी को और 24 से 32 सीट दिए जा रहे हैं कांग्रेस को। साथ ही आम आदमी पार्टी को यहां भी 0 सीट। समझने वाली बात और गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी अपना चुनावी प्रचार और प्रसार कर रही थी तो हिमाचल प्रदेश की कमान इन्होंने सौंपी थी सत्येंद्र जैन के हाथ में, और ईडी ने बीच में ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था और आम आदमी पार्टी का चुनावी प्रचार और प्रसार फीका पड़ गया था हिमाचल प्रदेश में। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भी स्कोप नहीं था और कोई भी चारा नहीं चल रहा था, इसीलिए बैकआउट कर लिया गया आम आदमी पार्टी द्वारा हिमाचल में। वहीं पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसीलिए बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ। अगर ये मुकाबला भी त्रिकोणीय हो जाता तो बीजेपी यहाँ पे भी स्वाइप कर देती और कांग्रेस यहाँ पे भी मुखी खाती। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष द्वारा सबसे बड़ी गलती ये की जा रही है कि ये अलग अलग लड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह इसीलिए आश्वस्त थे गुजरात चुनाव को लेकर। साथ ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उन्होंने बेहतर उपयोग किया, बेहतर प्रयोग किया, और वो जानते थे कि आम आदमी पार्टी अगर बेहतरीन ढंग से पूरी सक्रियता के साथ गुजरात चुनाव लड़ेगी तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा कांग्रेस को। साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी उतार दिया था गुजरात के मैदान में, और ये कह दिया था, बताने वाले ये भी कह जाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट्स काटने हैं कांग्रेस के, ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना है कांग्रेस को। इसीलिए आपने देखा कि गुजरात चुनाव में जब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया तो ज्यादा नुकसान पहुंचा है कांग्रेस को, क्योंकि ये पूर्व में भी देखा गया है। अगर आप यूपी चुनाव को ध्यान में रखें तो सपा, बसपा और भाजपा जहां तीनों की लड़ाई हो जाती थी तो वहां पर 30 से 32% भी जिसको वोट मिल जाते थे वो बाजी मार जाता था, वो क्लीन स्वीप कर जाता था यूपी में। साथ ही आपने अलग अलग स्टेट्स में भी ये बात को नोटिस किया होगा कि जहां पर भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हुआ है, शिवसेना का भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। और यही सबसे बड़ी गलती है विपक्ष की, क्योंकि वो एक साथ आ नहीं रहे हैं। अगर वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा डैमेज कर सकते हैं वो बीजेपी को। इस डिवाइड एंड रूल गेम को इससे भी समझा जा सकता है कि जब आरएसएस ने गुजरात में अपने नेताओं को टिकट दिया था और अमित शाह के साथ ठन गई थी, आरएसएस के बागी नेता बीजेपी को डैमेज कर रहे थे, इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी गुजरात में, साथ ही वोटिंग परसेंटेज इतना कम हुआ, तभी भी बीजेपी कैसे बाजी मार रही है गुजरात में, जहां तक एग्जिट पोल्स को अगर एग्जैक्ट पोल्स माने तो ये समझने वाली बात है कि जहां जहां डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होगी, जहां जहां डिवाइड एंड रूल वाला गेम होगा, वहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, और यही विपक्ष को समझना बहुत जरूरी है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई कमेंट करना हो तो जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।